हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल एक्विजिशन इन डिफरेंट डेट्स। गाइस, इसका मतलब क्या होता है कि पहले मेरे पास सब्सिडियरी के 40% शेयर थे। उसके बाद मैंने 50% ले लिया। उसके बाद मैंने 70 ले लिया। उसके बाद मैंने 80 ले लिया। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट डेट पर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए जा रहा हूँ। पहले मैं एसोसिएट था, फिर मैं और इन्वेस्टमेंट किया, मैं सब्सिडियरी हो गया, फिर मैंने और इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं रहा तो सब्सिडियरी लेकिन मेरी परसेंटेज बढ़ गई। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इसमें इंडेस क्या कहता है। तो गाइस, इंड एस 110 ये कहता है, सपोज एग्जाम्पल करते हैं हम। गाइस, सपोज ये टाइमलाइन है। ठीक है, 1/4/2017 को 30% शेयर जो मैंने खरीदे उसकी कॉस्ट 4 लाख थी। फिर आफ्टर 1 ईयर 1/4/2018 को मैंने 40% शेयर और खरीद लिए। इट मीन्स 30 पहले थे, 40 अब हो गए, तो टोटल कितने हो गए गाइस? 70। ठीक है, यानी कि इस डेट को मैं सब्सिडियरी बन गया। यहाँ मुझे 70% हक खरीद लिया मैंने, यहाँ मेरा 30% ही था। ठीक है गाइस, मोर देन 50% पर ही हम होल्डिंग कंपनी बनते हैं, तो यहाँ मैं बना होल्डिंग कंपनी। ठीक है गाइस, तो अब आप देखें कि मैंने 4 लाख रुपए दे करके 30% का हक खरीदा, और आफ्टर 1 ईयर मैंने 7 लाख रुपए देके 40% का हक खरीदा। ठीक है गाइस, तो इस डेट, अब पिछला जो हुआ वो तो हो गया, उसका इफेक्ट तभी उसी बैलेंस शीट में हो गया होगा। अब मैं आज खड़ा हूँ 1/4/2018 पर, तो मुझे आज क्या करना है वो मैं यहाँ देखूंगा। इस आज की डेट से पहले जो भी पीरियड था वो प्री पीरियड, आज की डेट के बाद जो भी पीरियड होगा वो होगा पोस्ट पीरियड। ओके गाइस, तो हम क्या करते हैं इस डेट पर हम क्या करते हैं गाइस, हम ये देखते हैं कि प्रीवियस हमने कितना परसेंट शेयर खरीदा था? 30%। उस 30% की फेयर मार्केट वैल्यू आज की डेट में क्या है वो हम यहाँ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे गाइस फेयर वैल्यू को? वो 7 लाख रुपए देकर डिवाइड बाय मैंने आज की डेट में खरीदा 40% हिस्सा, तो पुराने साल में 30% जो खरीदा था उसका कीमत कितना, उसकी आज की कीमत साइज गाइस कितनी हो गई? 5,25,000। जबकि प्रीवियस बैलेंस हमें क्या दिखा रहा था? 4 लाख। अब कितनी हो गई? 5,25,000। ठीक है गाइस, तो अब आज की डेट में जो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई, करंट इन्वेस्टमेंट 7 लाख। ठीक है गाइस, और फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट कितनी हो गई? 5,25,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 7 लाख प्लस 5,25,000 इक्वल टू 12,25,000। ये आज की वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की, जो मैंने कंसीडर करी है कि आज इस कंपनी पर इस डेट पर मेरा हक
25,000 का है, ना कि 7 लाख का और ना ही 4 लाख का। मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर का अपना फेयर वैल्यू निकाल के उन दोनों को ऐड करा, आज का हक, पिछला हक, आज की कीमत पर, दोनों को ऐड करके यहाँ दिखाया। यही इन्वेस्टमेंट अगर गाइस मान लीजिए मैंने एज आ होल्डिंग पर्पस नहीं रखी होती, बस एज अ ट्रेडिंग रखी होती, मेरा नेचर ट्रेडिंग करने का है शेयर का, तो मैं इस 5,25,000 और जो 4 लाख इन दोनों का डिफरेंस है, इन्हें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम दिखाता, इनकम ऑफ OCI करके। ठीक है गाइस, ये इनकम हो गया OCI करके, क्योंकि जब मेरा बिजनेस का नेचर ही यही है कि शेयर खरीदना और शेयर बेचना, तो इस प्रॉफिट को मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा। लेकिन आज मैं ये इसको क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज जो हक निकलूंगा उस हक के ही हिसाब से मैं दोबारा से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाऊंगा, मैं दोबारा से माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा और दोबारा से रिकैलकुलेट करूंगा गुडविल या रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे हमें करना है इन क्वेश्चंस। देखिए गाइस, ये एग्जांपल है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। गाइस ये टाइमलाइन देखिए आप, 1/4/2017, 1/4/2018, 31/3/2018। ठीक है गाइस, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये किसके हैं गाइस, सारी ये सारी सब्सिडियरी के प्रॉफिट हैं। 1/4/2017 को सब्सिडियरी का P&L बोल रहा था 1 लाख, 1/4/2018 को 1.5 लाख और 31/3/2018 को 2 लाख। 1/4/2017 को मैंने शेयर पास जो शेयर खरीद रखे थे वो 40% रेट के खरीद रखे थे, फिर मैंने 30% के और खरीद लिए, तो यानी कि 4 और 3 7, यहाँ पर मुझे हक मिल गया 70% का। ठीक है गाइस, यहाँ जो कॉस्ट थी, मतलब 40% जो मैंने हिस्सा खरीदा इन सब्सिडियरी वो 5 लाख का, यहाँ जो मैंने 30% का हिस्सा खरीदा, हक खरीदा, वो 4.5 लाख का खरीदा। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर गाइस, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पेड हुआ है ₹1 lakh। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ₹10, 10,000। ठीक है गाइस, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो 10,000 है एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये क्या है, ये फेयर मार्केट वैल्यू हो गई गाइस। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि जिस डेट पर कंट्रोल है, उस डेट पर जो कंट्रोल नया खरीदा गया है, उस डेट पर हमें दोबारा से एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो हमने वही किया है। ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किस डेट को बन रहा है, जिस डेट पर ये नया 30% हिस्सा खरीदा है, यानी कि हमने कब खरीदा है, 1/4/2018। ठीक है गाइस, तो प्री प्रॉफिट कितने हो गए, 1.5 लाख, 2 लाख हो गया टोटल। ड्यूरिंग द ईयर जो कमाया वो आ गया 50,000। ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस डिविडेंड का हमें देखना है, 1 लाख रुपीज़ डिविडेंड दिया गया ड्यूरिंग द ईयर, तो वही हम पोस्ट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और प्री प्रॉफिट में लेस कर देंगे। और इस ये जो निकला प्रॉफिट, ये हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और होल्डिंग कंपनी में डिवाइड कर देंगे। तो गाइस 15,000 और 35,000, 45,000 और 1,05,000 ये हमारा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा निकल आया। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले गाइस हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के हिस्से में
क्या आया? कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंसर्ट, assume fair market value, number of equity share held by the outsider, total number of equity share कितने थे गाइस? 10,000। 7,000 होल्डिंग ले गया क्योंकि 4 और 3 7 70% उसने ले लिया था, तो 70% लेस करते तो 3,000 के शेयर आ गए। ऑन दैट टाइम फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 150। तो एनसीआई का हिस्सा कितना आ जाएगा? 4,50,000। ठीक है गाइस। गाइस हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी एग्ज़ाम में कुछ ना दिया हो तो हम अपनी मर्जी से फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लगाएंगे, जब तक कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन ना बोले कि आप फेयर मार्केट वैल्यू निकालें। ये गाइस मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमें कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैसे निकालना है गाइस? मेरे इन्वेस्टमेंट का हिस्सा, मैंने अभी जो कंसिडरेशन पेड किया 4,50,000, जो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट था मेरा वो कितना था? 40%। तो 10,000 का 40% कितना आ गया? 4,000। उसका फेयर मार्केट वैल्यू आज का कितना हुआ? 150 रुपया। तो 4,000 इंटू 150 रुपया इज इक्वल टू 6 लाख। मतलब आज 70% की कीमत जो मेरी हो गई वो 6 और 4 10 10.5 लाख रुपए हो गई। उसमें से मैंने आपको पहले बता रखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से अपन डिविडेंड जो है वो लेस कर देते हैं अगर कोई प्री डिविडेंड का हिस्सा होता है। तो मैंने 1 लाख डिविडेंड हुआ था, उसमें से अपना 70% लेस कर दिया। और इंडियस के अंदर हम एनसीआई का हिस्सा भी यहीं दिखाते हैं। ठीक है ना गाइस, एनसीआई का भी हिस्सा हम यही दिखाते हैं। ठीक है ना गाइस, एनसीआई का हिस्सा भी हम यही दिखाते हैं। तो एनसीआई का हिस्सा कितना हुआ? 4.5 लाख। ठीक है ना। तो ये हो गया 100%, ये हो गया 30%, सबका टोटल कर लिया तो 14,30,000। ये हो गया मेरा हिस्सा, ये हो गया एनसीआई का हिस्सा। अब गाइस नेट एसेट्स देखें, तो नेट एसेट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पहले ही पिछले वीडियो में कि कैसे निकालते हैं नेट एसेट्स। इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडियरी कितना है? 10,000 शेयर जिसकी कीमत है 10 रुपया, तो 1 लाख। बैलेंस शीट में तो यही आ रही होगी ना गाइस। ठीक है। और प्री प्रॉफिट, क्या प्री प्रॉफिट माने यहाँ मैं एक ही का लूँगा? नहीं, यहाँ पे भी मैं दोनों का लूँगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी लूँगा और होल्डिंग कंपनी का भी लूँगा। लेकिन हम, ये आपको याद हो तो एएस में एक ही का लेते थे, बट क्योंकि ऊपर हम एनसीआई का ले रहे हैं तो नीचे भी हम एनसीआई का लेंगे। ऊपर भी 100% है सब कुछ, तो नीचे भी 100% रहेगा। तो प्री प्रॉफिट का जो हिस्सा रहेगा, जो 100% रहेगा, वो एनसीआई और होल्डिंग कंपनी दोनों का लेंगे, और वो हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं। वो ये रहा गाइस, प्री प्रॉफिट का होल्डिंग का हिस्सा आ गया गाइस 35,000 और एनसीआई का हिस्सा आ गया गाइस 15,000। ठीक है गाइस, बस यही कैलकुलेशन है। तो होगा क्या कि जब मल्टीपल डे, पिछले ईयर में भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अब इस ईयर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो गुडविल के नाम का आप इतना दिखाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम का आप इतना दिखाएंगे। ठीक है ना गाइस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगी इतनी, गुडविल आ जाएगी इतनी। ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस जो बनेगा वो आपका वो आ जाएगा होल्डिंग के केस में 105,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम का कितना जाएगा? 15,000 और 45,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। अगर गाइस मैं ओसीआई, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एज अ ओसीआई होती है, तो गाइस क्या ट्रीटमेंट होता? कुछ नहीं, मेरी जो पिछली पुराना मैंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा था? 5 लाख, लेकिन आज उस 5 लाख वाले शेयर की कीमत कितनी हो गई इस डेट पर? 6 लाख। सॉरी गाइस,
6 लाख, तो डिफरेंस कितना आया 1 लाख। तो जो 1 लाख है वो ट्रीटमेंट जो है वो OCI हो जाएगा। देखिए 1 लाख और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू OCI, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और मैंने उसको OCI में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है गाइस। एक बार इसका हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहता है। ऑब्जर्वेशन देखिए गाइस, एक्विजिशन इन लॉट इंडियस 110। स्टेप 1, कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट एट द डेट व्हेन कंट्रोल इज एस्टेब्लिश्ड। स्टेप 2, do not prepare analysis of profit at each acquisition, prepare AOP only at last acquisition। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने, और मैंने हर महीने दगा तक 5%, 2%, 3%, 4% खरीदता चला गया, तो मैं कौन सा वाला प्रेफर करूँगा जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर लास्ट में सबसे लास्ट में करके छोड़ दिया होगा। ये नहीं है कि मैं हार्ट रेट पे एक्विजिशन निकालने बैठ जाऊँगा। तो इंडियस कहता है आप ऐसा मत करिए, आप लास्ट वाला डेट पकड़ लीजिए, जिस डेट पर लास्ट एक्विजिशन हुआ है वो कंसीडर कर लीजिए, उसका टोटल मार लीजिए। ठीक है गाइस। उसके बाद स्टेप 3, इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कंसिडरेशन इंक्लूड्स फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, जो मैंने करंट में पेड किया, प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू जो आज की फेयर वैल्यू है, प्रीवियसली हेल्ड जो भी हमने प्रीवियस में किया होगा, फेयर वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ NCI, जो NCI का बचे हुआ प्रोपोर्शन हिस्सा है वो। उसके बाद स्टेप 4, हाउ टू रिकॉर्ड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट हेल्ड प्रीवियसली हेल्ड। अगर इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई एज कॉस्ट तो ट्रांसफर इंक्रीज एंड डिक्रीज टू PNL, ठीक है ना, वो PNL का पार्ट बन जाएगा। और अगर वो क्लासीफाई कर रखा है एज OCI तो वो OCI में चला जाएगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा कि हम अगर एक्विजिशन कर रहे हैं इन मल्टीपल डेट्स में तो कैसे होगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कुछ नहीं करना, बस अगर हमने ये देखा है कि अगर प्रीवियसली हेल्ड है तो प्रीवियसली हेल्ड के केस में उसमें जो प्रीवियसली हेल्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका आज का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए। बाकी सारा क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा जैसे कि होता है। ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज हम देखते हैं डिस्पोजल का केस कि डिस्पोजल होगा। डिस्पोजल मतलब गाइज, डिस्पोजल हो गया मतलब सब होल्डिंग ने अपना हिस्सा बेच दिया, होल्डिंग ने गाइज अपना हिस्सा बेच दिया। तो गाइज डिस्पोजल देखते हैं कि डिस्पोजल क्या है। डिस्पोजल एज पर इंड AS फर्स्ट इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइज जब भी मैं डिस्पोजल करूँगा तो मेरे हाथ में पैसा आएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी और उससे या तो प्रॉफिट अकर होगा या लॉस अकर होगा। तो नॉर्मली अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूँ तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू इन्वेस्टमेंट एसेट चली गई, और या तो प्रॉफिट अकर होगा, प्रॉफिट अकर हुआ तो नीचे, लॉस अकर हुआ तो ऊपर। ओके गाइज, उसके बाद ये देखते हैं गाइज, एनी अमाउंट रिटेन इन OCI shall be cancelled and transferred to retained earning or profit and loss account as the case may be। गाइस अगर मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई कर रखी थी ऐसा OCI, तो मैंने उसको जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था तो मैंने उसको OCI में ट्रांसफ़र करा था। तो अब पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ही अगर ख़त्म हो रही है, जब वो इन्वेस्टमेंट ही ख़त्म हो रही है तो मैं उस OCI को ट्रांसफ़र कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके गाइस, क्लियर। अब गाइस देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम, कैसे करते हैं ट्रीटमेंट गाइस, ये देखते हैं। डिस्पोजल के केस बहुत नॉर्मली मल्टीपल डेट ऑफ एक्विजिशन,
और डिस्पोजल का केस बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में 15 मार्क्स का क्वेश्चन या 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उसने पूछा तो 5 मार्क्स का पूछ सकता है। आप डिस्पोजल बता दीजिए, डिस्पोजल की एंट्री कैसे होगी, डिस्पोजल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे निकला, लेकिन कभी भी एक फुल फ्लैश क्वेश्चन का पार्ट डिस्पोजल में नहीं बनेगा। नहीं तो आप क्वेश्चन में लगे रहेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। एग्जामिनर भी ये बात जानता है। तो इंडिविजुअल जो क्वेश्चन आएगा हमेशा वो इन्वेस्टमेंट का आएगा, उसमें चैन होल्डिंग होगी, उसके अंदर डिफरेंट सब्सिडियरी होंगी, एसोसिएट्स होंगी, और वो कहेगा डिफरेंट उनको क्लब करके दिखा दो, क्योंकि एग्जामिनर को एक्चुअली में ये देखना है कि आपके होल्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कितने पक्के हैं, आपको बैलेंस शीट पढ़ने की कितनी समझ है, आप बैलेंस शीट को कितना प्रेजेंट कर पाते हो, आप बैलेंस शीट को कितना पकड़ पाते हो, आपका नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द अकाउंटिंग क्लब में कितना अच्छा है। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ तभी हो पाती हैं जब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है जिसमें होल्डिंग, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स हो, ना कि ये डिस्पोजल वाले। ये डिस्पोजल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इसको पेपर है या एग्ज़ाम से में यही पूछेगा कि आप इसकी जेवी निकाल के बता दो, या फिर 2 मार्क्स का आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रीवियसली हेल्ड जो इक्विटी थी उसका आज का प्राइस क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है ना गाइस। तो मल्टीपल डेट ऑफ एक्विजिशन का तो आ सकता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस प्रीवियस जो हमने किया था इन्वेस्टमेंट उसको आज डेट में कैलकुलेट कर देंगे परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। और डिस्पोजल का नहीं आएगा फुल फ्लैश क्वेश्चन। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि डिस्पोजल में क्या होता है। गाइस डिस्पोजल में मैंने आपको ऊपर ही बताया कि अगर मैं पूरे की पूरी हिस्सेदारी बेच रहा हूँ या फिर मैं थोड़ी हिस्सेदारी बेच रहा हूँ, अगर मैंने पूरी ही हिस्सेदारी बेच दी तो मैं अब ना होल्डिंग हूँ ना ही मैं एसोसिएट हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जितना पैसा मुझे मिला वो डेबिट। अब मेरे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से एनसीआई भी हट जाएगा। जो एनसीआई मेरी बैलेंस शीट में शो होता था एज अ इक्विटी फंड, तो वो क्रेडिट नेचर का था, उसको मैं डेबिट कर दूंगा। जो भी मैंने सब्सिडियरी की लायबिलिटीज़ अपने में क्लब कर रखी थी और जो भी मैंने एसेट क्लब कर रखी थी उसको मैं रिवर्स इफेक्ट दूंगा। ठीक है। या खाली आप नेट एसेट करके यहाँ भी दिखा सकते हैं, नहीं तो लायबिलिटी ऊपर दिखा दीजिए और एसेट नीचे दिखा दीजिए। ठीक है। एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जो भी क्रिएट हुआ था कैपिटल रिजर्व या गुडविल, आप उसको रिवर्स करें। जब हमने एक्विजिशन किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकले थे, उस पूरे के पूरे को आप कैंसिल करो। कैपिटल रिजर्व कैंसिल, गुडविल कैंसिल। ठीक है गाइस। और जो आया वो या तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, और अगर लॉस आया तो लॉस ऑन डिस्पोजल। सो सिंपल। ठीक है। एक तरह से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से एनसीआई हट गया। ठीक है जी, हट गया। सारी एसेट हट गई ऑफ द सब्सिडियरी, हाँ जी हट गई। सारी लायबिलिटी हट गई ऑफ द सब्सिडियरी, हाँ जी हट गई। हमने बहुत पहले कभी ऐड किया होगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, क्या हमने वो भी हटा दिया? हाँ जी हमने वो भी हटा दिया। अब जो हटा दिया तो उससे हमें लॉस पैदा हुआ या फिर प्रॉफिट, वो हमने दिखा दिया। सो सिंपल। ठीक है। अब अगर मैं पार्शली अपना इन्वेस्टमेंट बेचता हूँ तो गाइस क्या होगा, तो या तो वो मेरी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह बना रहेगा या फिर वो हो सकता है कि मेरा अभी भी सब्सिडियरी बना रहे। ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो हक था वो 80% था और
वो 80% जो हक था मेरे पास, अब वो मैंने बेचकर 60% कर दिया, यानी कि जो मैंने अपना हक था वो 20% से बेच दिया। तो गाइस ये जितनी भी सारी कहानी जो मैंने यहाँ पर करी है, ये सारी 20% के लिए होंगी। मतलब एसेट भी मैं 20% से कम करूँगा, लाइबिलिटी भी मैं 20% से कम करूँगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी मैं 20% से कम करूँगा, और अपनी एनसीआई का क्या करूँगा गाइस? एनसीआई को मैं भी प्रोपोर्शनेट कम या ज़्यादा करके दिखाऊंगा। तो वो आगे क्या कहता है ये देखिए गाइस। ये देखिए गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व प्रोपोर्शनेट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, टू एसेट, टू गुडविल, टू प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। ये कौन सा केस है गाइस? जब मैं 50% की हिस्सेदारी थी और मेरी हिस्सेदारी 50% से कम होकर के 20% रह गई, यानी कि मैं सब्सिडरी से ट्रांसफ़र होकर के, होल्डिंग से ट्रांसफ़र होकर के एसोसिएट में आ गया। ठीक है गाइस, मतलब मेरे पे थी 51% की हिस्सेदारी, मैंने क्योंकि 20% हिस्सेदारी बेच दी तो मैं एसोसिएट हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पहले सारा का सारा जो ऊपर से लेके नीचे तक है वो सारा का सारा ऐसे करूँगा कि जैसे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी। बैंक, एनसीआई भी पूरा हटा दूंगा, लाइबिलिटी भी पूरी हटा दूंगा, सब कुछ पूरा हटा दूंगा, एसेट भी पूरी हटा दूंगा, गुडविल भी पूरी हटा दूंगा, सब कुछ पूरा हटा दूंगा। और क्या दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा अब नए तरीके से कि भैया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मैं अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट पहले सब कुछ हटा दूंगा। ये जो मैंने बैंक अकाउंट लिखा है, ये पूरा का पूरा जो मिला, मुझे पैसा मिला, वो एनसीआई पूरा हटा दूंगा, लाइबिलिटी पूरी हटा दूंगा, कैपिटल रिजर्व प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, यानी कि कितना, अगर 50 पर क्या मान लीजिए 60% हिस्सेदारी थी और अब 30% रह गई है, तो 30% हटाऊंगा, 60 माइनस 30, कौन सा कैपिटल रिजर्व? जो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन मैंने निकला था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, कैपिटल रिजर्व या गुडविल। ठीक है, और नए तरीके से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट दिखा दूंगा। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, लॉस आया तो लॉस। ठीक है गाइस, सेम है। ठीक है गाइस, नीचे क्या लिखता है? इफ क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड फेयर वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शनेट ऑफ द नेट एसेट मेथड शैल बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर गाइस क्वेश्चन में हमें फेयर वैल्यू नहीं दी है, मान लीजिए किसी एसेट्स की, किसी लाइबिलिटी की, तो जो बुक्स में शो कर रही है वही उठा लेंगे। ठीक है ना गाइस? तो गाइस इसके ऊपर अपन हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए गाइस, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 80%, 10 lakh, net asset of subsidiary on that date of acquisition 20 lakh, net assets on the date of disposal 30 lakh, 40% हिस्सेदारी मैंने बेच दी फर्स्ट केस में, 70% हिस्सेदारी बेच दी मैंने सेकंड केस में, यानी कि 80% की हिस्सेदारी थी और मैं 40% हिस्सेदारी बेच रहा हूँ पहले केस में, और 80% हिस्सेदारी थी और मैं 70% हिस्सेदारी बेच रहा हूँ दूसरे केस में। ठीक है गाइस, तो अब देखिए इसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एक्विजिशन
मेरे पास गुडविल क्रिएट हुई थी या मेरे पास कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था। ठीक है गाइस, तो देखिए कैलकुलेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अमाउंट इन्वेस्टमेंट 10 लाख एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, नेट एसेट्स में भी हिस्सा मैंने 80% लिया, तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, 6 लाख। ठीक है ना गाइस इस ठीक है, फिर इसके बाद में मैं जर्नल एंट्री करूँगा। गाइस यहाँ पे ना मैंने जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला है ना, ये एज पर ASC निकाल दिया। क्यों, आना तो आंसर सेम ही है। यहाँ पे आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए 10 लाख, और NCI का भी हिस्सा लिख लीजिए और ये 100% ले लीजिए, तब भी 6 लाख ही आएगा। ठीक है, क्योंकि AS में और NDS में दोनों में डिस्पोजल का ट्रीटमेंट सेम है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख मेरे पास आया, मैंने हिस्सेदारी बेची थी तो 12 लाख आया था। उसके बाद गाइस माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, आज की डेट में देखूंगा। माइनॉरिटी का हिस्सा ऑन द डेट ऑफ नेट एट डिस्पोजल, नेट एसेट्स कितनी है, 30 लाख। तो 30 लाख में गाइस माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, 80% हिस्सेदारी थी, तो माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, 20। पहले मैं सब कैंसिल करूँगा, 20, यानी कि मैंने अपना हिस्सा भी हटा दिया, माइनॉरिटी का हिस्सा भी हटा दिया। और कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, 80% के लिए था जब वो, तो बचा कितना, 40%, यानी कि हटा कितना, 40%। तो मैंने देखिए 40% ये हटा दिया कैपिटल रिजर्व। अब क्योंकि मैं बन गया एसोसिएट, मैं सब्सिडियरी कहाँ रहा, 80% हिस्सेदारी थी, 40% बेच 50% से कम है, तो एसोसिएट बन गया ना मैं। तो मैं नई तरह से दिखाऊंगा कि 30 लाख पर मेरा जो हिस्सा है वो 40% है। 30 लाख कहाँ से आया, जो आज की डेट में नेट एसेट्स शो हो रही है, 30 लाख। ठीक है गाइस, और जो पूरी की पूरी 30 लाख की एसेट थी वो मैंने यहाँ दिखा दी नेट एसेट्स। तो जो बचा वो हमारे पास प्रॉफिट बचा। या तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एग्जाम में आप इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना, इट इज़ मोर क्लैरिटी देता है ये। ठीक है, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कंसिडरेशन कितना मिला, 12 लाख। नेट एसेट फॉर द 30% में जब 12%, ये 12% क्या शो कर रहा है, ये 12 लाख रुपये में काहे के ले रहा हूँ, कितनी हिस्सेदारी बेचने के ले रहा हूँ, 40% ना, तो नेट एसेट भी मैं 40 की ले लूँगा। ये जो नेट एसेट अब आज की डेट में 30 लाख है, तो उसमें से मेरी हिस्सेदारी कितनी चली गई, 40% तो चली गई। तो वास्तव में देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, नील। और कैपिटल रिजर्व जो मैंने एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन आया था, उसकी हिस्सेदारी कितनी चली गई, 40। और मैंने आपको बताया था कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर दो ऐसा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मेरा प्रॉफिट आ गया। अब देखते हैं गाइस सेकंड केस में यही क्वेश्चन आते हैं गाइस एग्जाम में, बहुत छोटे छोटे। अगर डिस्पोजल क्या है, 5 मार्क्स की। अब गाइस ये देखो, दूसरे केस में मैंने 70% बेच दी, यानी कि अब इस केस में तो मैं एसोसिएट भी नहीं रहा। एसोसिएट में कब होता हूँ, जब मेरी किसी भी फर्म में हिस्सेदारी 20% से ज़्यादा और 50% से कम होती है, तो मैं एसोसिएट्स। और अगर 20% से भी कम हो जाए तो मैं एक नॉर्मल NCI हूँ, मैं एक नॉर्मल वही हूँ जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। उसका क्या होगा, उसका भी सेम ट्रीटमेंट वैसे ही होगा। देखिए बैंक में आए 16, वेरी गुड। कैपिटल रिजर्व पूरा उड़ा दूंगा, प्रपोर्शनेट करूंगा ही नहीं। ये बात मैंने पीछे भी आपको बताई है कि अगर मैं पहले भी देखिए गाइस, अगर मैं सब्सिडियरी से सब्सिडियरी बना तो प्रपोर्शनेट, अगर मैं सब्सिडियरी से एसोसिएट बना
तो प्रपोर्शनेट। लेकिन मैं सब्सिडरी से नॉर्मल इन्वेस्टर बन गया, सब तो पूरा उड़ा दूंगा एनसीआई और पूरा उड़ा दूंगा कैपिटल रिजर्व। ये देखिए, बैंक में आया 16, कैपिटल रिजर्व उड़ा दिया पूरा जो निकला था। ऊपर वाले केस में प्रोपोर्शनेट लिया था, क्यों? क्योंकि सब्सिडरी से बन गए थे क्या, एसोसिएट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30 लाख था, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने कितना शो किया होगा इन द बैलेंस शीट, 20%, पूरा उड़ा दिया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 10 लाख की करी थी 80% के लिए, लेकिन आज कितनी रह गई है, सिर्फ 10%, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई। और नेट एसेट कितनी, 30 लाख, तो इस केस में हमारे पास आया लॉस। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना गाइस आपको? ठीक है गाइस। अब गाइस एक बात मैं आपको बता दिया कि अगर मैं सब्सिडरी से एसोसिएट में जा रहा हूँ तो प्रोपोर्शनेट लेस होता है कैपिटल रिजर्व, लेकिन मैं सब्सिडरी या एसोसिएट से इन्वेस्टमेंट बन रहा हूँ तो पूरा का पूरा हटा देता हूँ। बस दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है गाइस। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात, जब मैं होल्डिंग से सब्सिडरी बन रहा हूँ, लेकिन कम परसेंटेज शेयर की सब्सिडरी से एसोसिएट बन रहा हूँ, तो जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स ली है वो एट द टाइम ऑफ द डिस्पोजल जितनी एसेट थी उसका 40% ले लिया। ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू का 40% ले लिया। लेकिन जब मैं एक आम इन्वेस्टर बन गया, तो मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख की करी थी, उसी वाली को मैं उठाऊंगा और 80-10 में प्रपोर्शनेट कर दूंगा। उस केस में मैं फेयर वैल्यू नहीं लगाऊंगा। फिर यानी कि मैं ये नहीं करूंगा 30, मैं क्या नहीं करूंगा गाइस, मैं ऐसे नहीं करूंगा 30 लाख और मेरा हिस्सा 10%, मैं 3 लाख नहीं दिखाऊंगा यहाँ। मैं यहाँ पर सीधा दिखाऊंगा 10 लाख, पहले हिस्सा था मेरा 80%, अब हिस्सा है मेरा 10%। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 80 ही लेना है, 10 नहीं लेना। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज 2 चीज़ें देखी हैं गाइस, एक मल्टीपल एक्विजिशन रेट और एक डिस्पोजल। मल्टीपल एक्विजिशन में क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम पिछले वाली जो इन्वेस्टमेंट थी उसको आज की फेयर वैल्यू पे उठा लेंगे। और क्या देखा हमने, और हमने ये देखा कि डिस्पोजल कैसे होता है। अगर फुल डिस्पोजल है तो कुछ करना ही नहीं, सारी एंट्रियां भगा देनी है, सारी एसेट एंड लायबिलिटी भगा देनी है, सारी जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है वो हटा देना है। और अगर पार्शियल का केस है तो पार्शियल के केस में क्या करना है, अगर आप सब्सिडरी से सब्सिडरी ही हैं तो जो एसेट है, जो लायबिलिटी है, वो सब कुछ जितने परसेंट से कम हुआ है वो कम हो जाएंगी। प्रपोर्शनेट ही हम कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल लेंगे। लेकिन आप सब्सिडरी से एसोसिएट बन रहे हैं तब भी हम ऐसे करेंगे। लेकिन आप सब्सिडरी या एसोसिएट से एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बन रहे हैं, यानी कि जो आपकी हिस्सेदारी है वो 20% से कम है, तो उस केस में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उसी का हमको प्रपोर्शनेट लेना है। लेकिन उसमें क्या करना है, दूसरे वाले में हमको गाइस
प्रपोर्शनेट लेना है कैपिटल रिजर्व, और डिस्पोजल के टाइम पे जितनी एसेट थी उसका 40% लेना है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।